चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाणि माया। अर्थात ईश्वर सभी भूतों में व्यापक है। वह अपने ड्राइविंग के सिस्टम से सभी भूतों को चलाता है। कहाँ रहता है? बोले हृदय स्थान में। जब तुम और हम ईश्वर को समझेंगे, जानेंगे, तो ज्योतिष काल चक्र का वास्तविक रहस्य समझ में आएगा, क्योंकि ईश्वर ही काल चक्र है। इसी संदर्भ को लेकर के जीवन के सत्य को जब आप जान पाएंगे तो आप सुखी होंगे। चाहे आप हानि में हो या लाभ में हो, आप योग प्रबुद्ध होंगे, योग प्रवृत्त होंगे, तो आपके जीवन के समस्त वियोग, समस्त संकट अपने आप नष्ट हो जाएंगे। हाँ, समझदारी की आवश्यकता है, जरूरत है। यदि आप शिक्षित हैं तो आपको हर विषय के बारे में सोचना और जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ क्रिया भी आवश्यक है। जो क्रियमाण नहीं है वह शून्य है, और जो शून्य है वो मृत है। अतः ऐसी अवस्था में हमें क्रियमाण होना चाहिए। ये तो बात हो गई श्रीमद् भगवत गीता की। अब हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के अंतर्गत एक मुख्य विषय की। विषय है लग्न का स्वामी यदि एक ही घर का मालिक है। ऐसी अवस्था में केवल दो ही लग्नें होती हैं, एक कर्क, एक सिंह। बाकी हर एक जो राशि है वो दोहरी राशियां हैं। जैसे अगर लग्न में धनु राशि आ जाएगी तो चौथे घर में मीन राशि आ जाएगी। जैसे लग्न में यदि कन्या राशि आएगी तो ठीक चतुर्थ घर में जो है सातवें घर में मीन राशि आ जाएगी, और दसम घर में बुध की ही मिथुन राशि आ जाएगी। तो ऐसे में जो लग्न का स्वामी होता है वो जो केंद्र पत्या दोष है, जिसको केंद्राधिपत्य दोष बोलते हैं, उससे विलग हो जाता है। यदि केवल चतुर्थ, सप्तम या सप्तम दसम स्थान का स्वामी है, वो केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हो जाता है। और यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रह शुभ है, जैसे मान लो बृहस्पति शुभ है, अब यदि कन्या राशि है तो ऐसे में देव गुरु बृहस्पति दो स्थानों के स्वामी हो जाएंगे जब कन्या लग्न होगा, एक चौथे घर के, एक सप्तम घर के। ऐसे में देव गुरु बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हो जाएंगे। जब ये दोष लग जाता है तो शुभ ग्रह केंद्र में होने पर अपना शुभत्व स्थगित कर देते हैं, और अशुभ ग्रह यदि केंद्र में है तो वह अपना अशुभत्व स्थगित कर देते हैं। दूसरी बात, जब कोई भी ग्रह के साथ षष्ठेश युत हो जाए या छठे घर का स्वामी उस ग्रह को देखने लग जाए तो वह भाव को हीन कर देता है। इसी प्रकार अष्टमेश और द्वादशेश जो त्रिक भाव के स्वामी हैं, यदि किसी ग्रह को, किसी घर को अपनी दृष्टि युति के द्वारा प्रभावित करे तो वह जातक के जीवन में निष्क्रियता आ जाती है। मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी कर्म भाव के साथ युति कर दे या अष्टमेश कर्मेश को देखे, तो ऐसे में क्या होता है, अष्टम चूंकि मृत भाव, मृत स्थान है, यहां का स्वामी जब कर्म को देखेगा तो अमृतत्व नहीं देगा, मृतत्व दे देगा। यानी उस घर को प्रभावित करेगा, अर्थात उस घर से उसको किसी भी प्रकार का कोई विशिष्ट लाभ नहीं होने वाला। ये तो बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न
चूंकि मैंने पहले सिंह लग्न वालों की चर्चा की, अब कन्या लग्न वालों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यदि कन्या लग्न है और कन्या लग्न में कारक और मारक ग्रहों को देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? चूंकि कन्या लग्न का स्वामी बुध है, बुध दो घरों का स्वामी बन जाएगा, एक दशम स्थान का कर्म भाव का, एक लग्न भाव का। कर्म भाव की अपेक्षा लग्न भाव श्रेष्ठ है, क्योंकि जो लग्नेश होगा उसको केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, क्योंकि वो मूल त्रिकोण का स्वामी भी हो गया। ऐसे में कन्या लग्न वालों के लिए जो प्रभावशाली कारक ग्रह होंगे वो कौन होंगे, यहां हम विचार कर लेते हैं। तो जैसे शनि है, शनि यहां पर कारक हो जाएंगे कन्या लग्न वालों के लिए। शुक्र है, कारक हो जाएंगे, चूंकि कन्या लग्न में शुक्र नवमेश बन गया, एक राशि नवम भाव में आ गई, ठीक है। और एक भाव में दूसरे में आ गई, यानी धनेश और भागेश बन जाएगा। चूंकि धनेश तो मार्केश बनेगा, परंतु मूल त्रिकोण के स्वामी होने के कारण शुक्र राजयोग कारक भाग्ययोग कारक बन जाएंगे। इसलिए यहां पर बुध शुक्र शनि कारक हो जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि सप्तमेश है और चतुर्थेश है, इसलिए यहां इतना बढ़िया प्रभाव नहीं दे पाएंगे। ये तो बात हो गई कारक की। चंद्रमा अगर यहां देखा जाए कन्या लग्न वालों के लिए, तो कन्या लग्न वालों के लिए चंद्रमा आयश बन जाएगा, आमदनी का स्वामी। चूंकि आय भाव 11वां भाव त्रिसडाय है, यहां चंद्रमा होने पर जातक को रोग और मातृ पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता देंगे, लेकिन धन वैभव संपन्नता के मामले में कन्या लग्न वालों के लिए चंद्रमा प्रतिफल अच्छा देंगे। अब कन्या लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? मैं कहूंगा बुध के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं और हीरा भी पहन सकते हैं, ठीक है। चलिए कन्या लग्न वालों के लिए अब सारे ग्रहों के बारे में विचार कर लेते हैं। यदि कन्या लग्न वालों का सूर्य लग्न में है तो व्यय भाव का स्वामी होने के कारण ऐसे में यह जातक, चूंकि बेस शुभ कारक भी हो सकता है, बेस सूर्य क्रूर है, स्वभाव में ऐसा व्यक्ति जिद्दी उद्दंड प्रकृति का होगा, नेत्र में विकार होगा और मन थोड़ा अशांत भी रह सकता है, क्योंकि द्वादशेश होने के कारण इस जातक के जीवन में खर्च का बोझ बहुत ज्यादा पैदा कर देंगे सूर्य। पुनः सूर्य द्वादशेश होने से लग्न में है, इसलिए जो चरित्र पर दोष है वह भी देंगे, क्योंकि भोग भाव का स्वामी लग्न में हो जाए। और पुनः सप्तम पर जब दृष्टि भोग भाव के स्वामी की पड़ेगी, क्षरण भोग इत्यादि के कारक की दृष्टि जब सप्तम में पड़ेगी, तो चूंकि मित्र राशि है बृहस्पति की, तो ऐसे में जातक की जीवन संगिनी या जीवन साथी योग्य होगा, सुयोग्य होगा, समझदार होगा, तंदुरुस्त होगा, लेकिन यह जातक अपने जीवन साथी के साथ बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहेगा, प्रसन्नता बाहर ढूंढेगा। जब कन्या लग्न का स्वामी सूर्य कन्या लग्न में द्वादशेश सूर्य बैठेगा, तो आई थिंक मेरा यह विचार है कि ऐसा फल प्रदान करेगा। लेकिन ऐसे में सूर्य कन्या लग्न वालों को धन भी देगा, यश भी देगा, कीर्ति भी देगा, नाम देने की यानी कि नेम एंड फेम दोनों देने की पूरी योग्यता दे देगा, यदि सूर्य लग्न में बैठेगा कन्या में। तो बशर्ते स्वयं जातक अपने आप में चिंतित रहेगा, रोग इत्यादि, सिर रोग इत्यादि, पेट रोग इत्यादि के कारण संभावनाएं बनती है। अब अगर चंद्रमा यहां पर देखा जाए, तो यदि चंद्रमा बैठ जाए कन्या लग्न वालों के लग्न में, आमदनी का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो धन आमदनी
स्वायत्त कार्यों से बढ़ेगी, बड़े अच्छे मित्र वर्ग होंगे और फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा इसके संगठन बनेंगे। ऐसा व्यक्ति चंचल, उदार, मनस्वी, शीतल, कूल माइंड और जीवन साथी के साथ प्रसन्न रहने वाला होगा। चंद्रमा यहां पर धन, संपत्ति, प्रवृत्ति इत्यादि देंगे ही देंगे। अब रही बात चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो बात अलग है, परंतु हम यहां पर केवल ग्रहों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, किसी भी तरह से और कोई दृष्टि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। भविष्य में हम चर्चा करेंगे। यदि यहां पर स्वयं मंगल बैठ जाए, सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल बैठ जाए, तो मंगल चूंकि तृतीयेश है, यहां पर अष्टमेश भी है। मंगल एक तृतीय भाव का स्वामी, एक अष्टम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठेगा तो भ्रातृवर्गों को समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि अष्टमेश यदि स्वयं मंगल है तो वो हड्डियों में चोट देगा, भाइयों का सुख नष्ट करेगा, बहनों का सुख नष्ट करेगा, जातक को जिद्दी बनाएगा, उद्दंड बनाएगा, क्रूर बनाएगा और साहसी की जगह दुस्साहसी बनाएगा, आग में कूदने की क्षमता रखने वाला, अनुशासन प्रिय, शासक सत्ता, शासन सत्ता में यह व्यक्ति अपनी किस्मत को आजमाएगा और सफल भी होगा, बहुत पराक्रमी होगा मंगल यदि लग्न में बैठेगा तो। ऐसे व्यक्ति बात बात में बोली और गोली दोनों चलाने की क्षमता रखते हैं, मेरा विचार है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में बैठा है अगर मंगल कन्या लग्न में, तो वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है आप हमें जरूर बताएं। अब मंगल लग्न में बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से पत्नी के घर को, जीवन साथी के घर को, चतुर्थ दृष्टि से मातृपक्ष को, अष्टम दृष्टि से मृत्यु भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्ति को अग्नि से बच करके रहना चाहिए। बिजली, आग, सींग वाले जानवर, पशु और धारदार हथियारों से इनको अपने आप में सुरक्षा लेनी चाहिए। अब यदि बुध बैठेगा तो बुध कर्मेश और लग्नेश दोनों होने की वजह से राजयोग खोलेगा। ऐसा व्यक्ति विशिष्ट बुद्धिमान, चमत्कारिक रूप से संशोधन करने वाला, गणितज्ञ, गायन, शिल्प, अनेक कलाओं का माहिर और विशेष तौर से संगीत में रुचि लेने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति कर्म बली, पिता के साथ भी अच्छी पटेगी। ऐसे व्यक्ति का पिता भी जिसका कर्मेश लग्न में हो तो पुत्र के साथ विचारधाराएं तो उसकी मिलेंगी ही मिलेंगी। लिहाजा यहां बुध बैठ करके जीवन साथी को भी सुयोग्य बनाएगा और स्वयं जातक को भी सुयोग्य बनाएगा, बशर्ते किसी पाप ग्रह की, शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो तो। जातक बुद्धिमान, गणितज्ञ, ज्योतिषी इत्यादि, शिल्प कला इत्यादि, गायन, संगीत कला इत्यादि में बहुत रुचि लेने वाला होगा, आई थिंक। अब देवगुरु बृहस्पति यदि यहां बैठेंगे तो यहां बैठ करके पंचम दृष्टि से पुत्र भाव को, सप्तम दृष्टि से पत्नी के भाव को, नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। क्योंकि केंद्राधिपति दोष तो लगा ही हुआ है बृहस्पति को, लिहाजा ऐसे में यदि लग्न के अंतर्गत बृहस्पति बैठेंगे कन्या लग्न में तो मेरे विचार से कोई विशिष्ट प्रतिफल ये नहीं देंगे। हाँ, जातक का जीवन साथी जातक के ऊपर अत्यधिक प्रभावशाली अपना व्यक्तित्व रखेगा और वह योग्य भी होगा। जातक का जीवन साथी जातक की अपेक्षा अधिक जो विकासशील हो वो होगा, परंतु जातक स्वयं में बहुत सारे कर्मों को करने के बाद भी, बहुत सारे प्रयासों को करने के बाद भी अत्यधिक सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, जो पैतृक संपत्ति है उससे इसको लाभ होगा, ससुराल पक्ष से इसको लाभ होगा और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा जातक धर्मनिष्ठ होगा, ईश्वर में उसकी बड़ी आस्था होगी। बेशक बड़े प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं प्राप्त होती तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय विशेष रूप से ऐसे लोगों को करना चाहिए। उपायों की चर्चा हम फिलहाल आगे करेंगे। अब यहां हम शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र चूंकि द्वितीय भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी
शुक्र, भाग्य भाव का स्वामी शुक्र। भाग्य जब लग्न में बैठेगा तो बेशक यहाँ शुक्र नीच का होगा, तो बचपना थोड़ा शरारती होता है, वीर्यपात इत्यादि होने का भय बनता है, और बाल जल्दी श्वेत होने का भी एक योग बन जाता है। जातक के अंदर सौंदर्य चमक तो होगी, लेकिन बौद्धिक विकास का स्तर बहुत अच्छा नहीं होगा। हाँ, पिता के माध्यम से इस व्यक्ति को यश, कीर्ति इत्यादि मिलेगी। पिता बैंक या बिजनेस में चांदी, सोना, जवाहरात, कपड़ा, रुई, दूध, पानी इत्यादि के बिजनेस से बहुत नाम कमाएगा। जातक का जो चूंकि द्वितीय है ना, जो द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा, तो जातक अपने कुटुंब को लाभ देने का पूर्ण प्रयत्न करेगा। और भाग्येश होने के कारण यहां पर शुक्र विशेष रूप से पैतृक संपत्ति का सुख देगा और भोगी भी बनाएगा। ये आदमी कहीं ना कहीं स्त्रियों को कल्पना में लेकर के काल्पनिक भोग अवश्य करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूं। यदि यहां पर शनि बैठेंगे, चूंकि शनि कारक भी है, चतुर्थेश और पंचमेश होने के नाते शनि का प्रतिफल विशिष्ट रूप से लाभ देगा। संतान पक्ष से लेकर के इस व्यक्ति को विशिष्ट लाभ होगा। संतान इस व्यक्ति को लाभ देगी, बशर्ते इस व्यक्ति को बड़े भाई बहनों के सुख में कमी रहेगी। गैस पीड़ित यह व्यक्ति हो सकता है। नेता, अभिनेता के ऐसे लोगों के संपर्क में होने के कारण इस व्यक्ति को काफी नाम मिलेगा और सत्ता इत्यादि में भी इसकी कहीं ना कहीं साख भी अवश्य होगी। राजनीति में यह व्यक्ति पूर्ण सफलता की तरफ बढ़े तो इसको सफलता मिल सकती है, क्योंकि चतुर्थेश होने के कारण लग्न में बैठे हुए शनि देव दशम दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। मित्र ग्रह के, मित्र वर्ग के प्रभाव से जातक के जीवन में सफलता अवश्य आएगी। व्यापार कुशल होता है ऐसा व्यक्ति, और वकालत इत्यादि में भी यह लोग अपना नाम कमा सकते हैं यदि शनि यहां बैठे तो। क्योंकि राहु का स्वभाव कन्या में बैठने पर उद्दंडता दे देता है, विचारशीलता दे देता है, कल्पनाशीलता दे देता है। यहां बैठ करके राहु संतान पक्ष को कष्ट देंगे, परंतु संतान पक्ष देर से प्राप्त होने के कारण कष्ट होगा, ना कि संतान के द्वारा कष्ट होगा। संतान यशस्वी, कीर्तिमान हो सकती है। वैज्ञानिक, अनुसंधानात्मक कार्य करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेक्टर इत्यादि से संबंधित और विद्युत विभाग इत्यादि से और विज्ञान इत्यादि से लेकर के इस जातक के बच्चों का भविष्य सुनहला संभावित है। पुनः केतु सप्तम बैठे होंगे तो जातक के जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जरूर आती रहेंगी। स्वयं जातक भी बहुत प्रपंची, बहुत मतस्वी, बहुत चिंतित हो सकता है और बहुत धन बढ़ाने के प्रयास में निरंतर ये लगा रहेगा। मेरा विचार है वो बता रहा हूं आपको। पुनः जातक रिद्धि सिद्धि के चक्र में पढ़ करके धर्मनिष्ठा, साधु सेवा इत्यादि की तरफ भी जाएगा, क्योंकि कन्या राशि में राहु का प्रभाव प्रबल होता है। वृष राशि में, मिथुन राशि में राहु का प्रभाव प्रबल होता है। यदि यहाँ केतु बैठेंगे तो सूर्य को खराब करेंगे, राहु भी सूर्य को खराब करेंगे। राहु केतु यदि लग्न में बैठेंगे तो पैतृक संपत्ति इत्यादि के माध्यम से इसको विशेष सुख नहीं प्राप्त करने देंगे, परंतु ये बात जरूर है पैतृक संपत्ति होगी पर उसका ये सदुपयोग नहीं कर पाएगा। ये मेरा अनुभव है, इसलिए बता रहा हूं। यदि केतु होगा तो खास तौर से ऐसा जातक, जब केतु लग्न में होगा तो ऐसे जातक के जीवन में राहु केतु का मिला हुआ प्रभाव रहेगा, लिहाजा जीवन में कलंक, चरित्र दोष इत्यादि की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। हमेशा राहु केतु अपोजिट रहते हैं, क्योंकि दोनों एक हैं।
तो यदि राहु लग्न में है शुभ करेगा, केतु सप्तम है शुभ करेगा, लेकिन केतु यदि लग्न में हो गया तो नीच का हो जाएगा। लिहाजा सिर दर्द, सिर पीड़ा, चोट इत्यादि की निशानी और संतान पक्ष से कष्ट या संतान ना होना भी संभावित है। हाँ, धर्म कर्म में केतु ऐसे जातक को आगे अवश्य ही बढ़ाएगा, शुभता की ओर ले जाएगा, लेकिन ज्यादातर असफलता हाथ में आती है। इसलिए ऐसे जातकों को केतु का दान सूर्य के लिए और अन्य उपाय करते रहना चाहिए। तो कन्या लग्न वालों के लिए कारक और मारक की चर्चा मैंने की। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र मारक है, मंगल मारक है, देवगुरु बृहस्पति भी मारक है। कारक बुध और शनि, शुक्र, आई थिंक ये और चंद्रमा भी आपको कारकता की तरफ ले जाता है। वीडियो में इतना ही, जो अपने अनुभव से मैंने आपको बताया वो आपके ऊपर कितना यथार्थ होता है ये तो आप स्वयं हमें कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ तक हम वीडियो बनाने के बाद आपके साथ पुनः किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे तुला लग्न पर चर्चा करेंगे और कारक और मारक की चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी देंगे जो आप लोगों को ज्योतिष में बड़ी सहायता देंगे। बस यहीं से लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।